Hello my dear students, this is our history period and today we are going to start our lesson number 2, India before the times of Shivaji Maharaj. So you all take out your history book and take out page number 5 and we are going to start now lesson number 2, India before the times of Shivaji Maharaj. So introduction of the lesson, we shall learn about the various ruling powers in India before the times of Shivaji Maharaj in this lesson. So in this lesson, we are going to learn about the various ruling powers before the times of Shivaji Maharaj. Various ruling powers existed in India during that period. जब शिवाजी महाराज के बॉर्न होने के पहले, शिवाजी महाराज के राजा बनने के पहले इंडिया में बहुत सारी राज सत्ताएं प्रस्तापित हुई, जिसमें अभी जो मैंने बोर्ड पे लिखा है पाल डायनेस्टी, राजपूत डायनेस्टी, चौहान डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी, होयसाल, राष्ट्रकूटान, यादवान, बहुत सारी रूलिंग पावर्स इंडिया में एग्जिस्टेड हुई उस टाइम। सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में है पाल डायनेस्टी के बारे में। ओके, तो आप ध्यान दीजिएगा, पाल डायनेस्टी का जो ये आया वो 8th सेंचुरी में आया। कौन सेंचुरी में आया? 8th सेंचुरी में। 8th सेंचुरी चल रही थी तब पाल डायनेस्टी आई। कहाँ पे? बंगाल में। इट वाज द फेमस डायनेस्टी इन बंगाल। द रूलर ऑफ द पाल डायनेस्टी वाज गोपाल। यहाँ तक समझा पाल डायनेस्टी के बारे में। पाल डायनेस्टी 8th सेंचुरी में आई, बंगाल में जो फेमस डायनेस्टी थी। उसके बाद उसका रूलर कौन था? गोपाल। द सेकेंड इज in central India, the Gurjar Pratihar power spread up to Andhra, Kalinga, Vidarbha, West Kathiawar, Kannauj and Gujarat। जो राजपूत डायनेस्टी थी सेंट्रल इंडिया में, जिसमें जब पार्ट दिए अपने को आंध्रा, कलिंगा, विदर्भा, वेस्ट काथेवाड़, कन्नौज एंड गुजरात, यहाँ पे इन या एरिया में गुर्जर प्रतिहार ने अपनी राजसत्ता प्रस्थापित की थी। Then among the Rajput dynasty, the North India, the Garhwal and Parmar dynasty were the important one। उसके बाद राजपूत डायनेस्टी में ही जो गढ़वाल और परमार डायनेस्टी है ये भी इम्पोर्टेंट है। इन्होंने नॉर्थ इंडिया में अपनी राजसत्ता प्रस्थापित की है। पृथ्वीराज चौहान बिलोंगिंग टू द चौहान डायनेस्टी वाज द वैलिएंट किंग। इनका जो इसके बाद जो डायनेस्टी आई, चौहान डायनेस्टी आई। चौहान डायनेस्टी में पृथ्वीराज चौहान, नॉर्थ इंडिया में पृथ्वीराज चौहान, ही वॉज द वैलिएंट किंग ऑफ चौहान डायनेस्टी। इन द फर्स्ट वॉर ऑफ तराई, तराई में फर्स्ट वॉर हुआ, किसके साथ हुआ? मोहम्मद घुरी के साथ। मोहम्मद घुरी को ही डिफीटेड मोहम्मद घुरी इन द फर्स्ट वॉर ऑफ तराई। तराई प्लेस में जो वॉर हुआ, फर्स्ट वॉर हुआ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घुरी के बीच में, इन दोनों के बीच में जो वॉर हुआ, इसमें पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद घुरी, बट मोहम्मद घुरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान इन द सेकेंड वॉर ऑफ तराई। जब सेकेंड वॉर हुआ, फर्स्ट वॉर में पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद घुरी एट तराई, बट इन सेकेंड वॉर ऑफ तराई मोहम्मद घुरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान, और यहाँ पे चौहान डायनेस्टी हमने देखा। उसके बाद चोला डायनेस्टी, राजेंद्र वन एंड राजराज वन। राजेंद्र वन एंड राजराज वन बिलोंगिंग टू द चोला डायनेस्टी इन तमिलनाडु वेयर द इमिनेंट रूलर्स। ये दो रूलर जो थे, राजराज वन और राजेंद्र वन, ये तमिलनाडु के राजा थे जो कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? चोला डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। द चोलास कॉन्कर्ड द मालदीव आइलैंड एंड श्रीलंका यूजिंग देयर नेवल स्ट्रेंथ। ये जो चोला किंग्स है, राजराज वन एंड राजेंद्र वन, इन्होंने अपने नेवल स्ट्रेंथ से शिप्स के यूज करके अपने जो दुश्मन है उनके ऊपर आक्रमण किया और मालदीव आइलैंड के साथ साथ श्रीलंका, इन दोनों को जीत लिया। किंग विष्णुवर्धन बिलोंगिंग टू द होयसाल डायनेस्टी इन द कर्नाटका हैड कॉन्कर्ड द होल ऑफ कर्नाटका। उसके बाद जो डायनेस्टी है वो होयसाल डायनेस्टी है। होयसाल डायनेस्टी का जो रीजन था वो कर्नाटका का था और उसका जो राजा था वो विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन ने क्या किया? पूरा कर्नाटका अपने अंडर में ले लिया। जो कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करता था? होयसाल डायनेस्टी से बिलोंग करता था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब ड्यूरिंग द रेन ऑफ गोविंद III ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी इन महाराष्ट्र,
द राष्ट्रकूटा पावर स्प्रेड फ्रॉम कनौज अप टू रामेश्वर. लेटर कृष्णा III कॉन्कर्ड द रीजन अप टू इलाहाबाद. उसके बाद जो डायनेस्टी हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में जो डायनेस्टी आई है वो है राष्ट्रकूटा डायनेस्टी. राष्ट्रकूटा डायनेस्टी उसका रीजन था महाराष्ट्र और उनके जो रूलर्स थे वो थे गोविंद III और कृष्णा III. देन द लास्ट प्रॉस्परस पावर बिफोर द पीरियड ऑफ शिवाजी महाराज वॉज यादवास. ये जो है लास्ट डायनेस्टी आई है शिवाजी महाराज के पीरियड के पहले, जो जिसका रीजन था महाराष्ट्र में. इसका जो राजा था वो था भिल्लम V. द कैपिटल ऑफ भिल्लम V वॉज यादवा डायनेस्टी वॉज देवगिरी. देवगिरी वॉज द कैपिटल ऑफ भिल्लम V. ये कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करता था भिल्लम V? यादवा. कौन से रीजन में थी? महाराष्ट्र रीजन में. He extended his rule beyond the river Krishna. यादवा पीरियड इज कंसिडर्ड टू बी द गोल्डन पीरियड ऑफ मराठी लैंग्वेज. यादवा पीरियड में क्या हुआ? मराठी लैंग्वेज को बहुत बड़ा सम्मान मिला. ये गोल्डन पीरियड था मराठी लैंग्वेज के लिए. बहुत सारे साहित्य, बहुत सारे ग्रंथ, बहुत सारे नॉवेल्स उस वक्त लिखे गए. इट वॉज द पीरियड दैट द महानुभाव पंथ एंड वारकरी मूवमेंट इमर्ज. जो महानुभाव पंथ निकाला गया और वारकरी मूवमेंट जो चलाई गई ये उसी पीरियड में हुआ. तो ये डायनेस्टीज, पाल डायनेस्टी बंगाल की, राजपूत डायनेस्टी सेंट्रल इंडिया नॉर्थ इंडिया में, उसके बाद चौहान डायनेस्टी नॉर्थ इंडिया में, पृथ्वीराज चौहान द वैलिएंट किंग ऑफ चौहान डायनेस्टी. देन चोला डायनेस्टी आई जिन्होंने पूरा तमिलनाडु कॉन्क्वेस्ट कर लिया. राजेंद्र वन ने. देन होयसाल डायनेस्टी पूरे कर्नाटका को उन्होंने कॉन्क्वेस्ट कर लिया, जिसका राजा था विष्णुवर्धन. देन राष्ट्रकूटा डायनेस्टी आई महाराष्ट्र में, गोविंद III और कृष्णा III इन्होंने उस वक्त राज किया. देन लास्ट जो पावर प्रॉस्परस आया इंडिया महाराष्ट्र में वो था यादवास बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज. उसका जो राजा था वो था भिल्लम V. उसकी जो कैपिटल थी वो थी देवगिरी में. ठीक है, देवगिरी नियर औरंगाबाद. महाराष्ट्र में जो औरंगाबाद प्लेस है वहां पे देवगिरी ये प्लेस है जो इसकी कैपिटल थी यादवास की, भिल्लम V की देवगिरी. ये यादवा का जो पीरियड था ये बहुत गोल्डन पीरियड था मराठी लिटरेचर्स के लिए. बहुत सारे साहित्य इस वक्त लिखे गए. उसके साथ साथ महानुभाव पंथ और वारकरी मूवमेंट ये दोनों इस वक्त चलाए गए. उसके बाद जो हम पढ़ रहे हैं इन्वेंशन फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट. नेक्स्ट पॉइंट जो है अपना इन्वेंशन फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट. अभी मैं ये रब कर रहा हूं. नेक्स्ट पॉइंट है वो है इन्वेंशन फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट. नेक्स्ट पॉइंट. So look at the blackboard. Local dynasties like the Yadava and the Rashtrakuta ruled in Maharashtra, but invaders from the northwest conquered the local dynasty there and established their own rule. अब क्या हुआ? आपको भी मैंने बताया महाराष्ट्र के ऊपर राष्ट्रकूटा डायनेस्टी और यादवा डायनेस्टी इन दोनों का पावर चल रहा था, इन दोनों की राज सत्ताएं थी. लेकिन जो नॉर्थ वेस्ट से आक्रमणकारी थे उन्होंने क्या किया? इन लोकल डायनेस्टीज के ऊपर आक्रमण करके वहां पे they ruled there, they established their own rule. In the meanwhile, the Arab power had emerged in the Middle East. Arab rulers turned towards India to expand their empire. The Arab general Muhammad bin Qasim attacked the Sindh province in the 8th century. 8th century में क्या हुआ? मोहम्मद बिन कासिम उसने क्या किया? सिंध प्रांत के ऊपर आक्रमण कर दिया. नाउ विथस्टैंडिंग रेजिस्टेंस ऑफ द किंग दाहिर. वहां का जो राजा था किंग दाहिर उसने बहुत प्रतिकार किया, लेकिन उसके सामने उसका जो प्रतिकार है वो निष्फल ठहर गया. He conquered the province of Sindh. Due to this campaign, the Arabs came to political contact with India for the first time. और उसी के साथ जब मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध प्रांत के ऊपर अटैक किया उस वक्त इंडिया के साथ और अरब के साथ, ये अरब जनरल था, इसके साथ पॉलिटिकल पावर इनके कॉन्टैक्ट चालू फर्स्ट टाइम में शुरू हो गए. इन द पीरियड दैट फॉलोड तुर्क्स, अफगान्स, मुगल्स फ्रॉम द सेंट्रल एशिया केम टू इंडिया एंड एस्टैब्लिश देयर पावर हियर. उसके साथ साथ जो तुर्क्स थे, अफगान्स थे, मुगल्स थे, इन्होंने भी
उनके पीछे पीछे इंडिया के ऊपर आक्रमण करना शुरू कर दिया। In the 11th century CE, the Turks began to invade India, expanding their territories by reach the northwestern frontier of India. Sultan Muhammad Ghazni invaded India many times. He plundered the rich temples at Mathura, Vrindavan, Kanauj and Somnath and carried away immense wealth with him. उसी वक्त क्या हुआ, 11th सेंचुरी में जो तुर्क्स थे उन्होंने इंडिया के ऊपर आक्रमण करना शुरू किया। उसमें जो राजा था सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी, ही इन्वेंडेड इंडिया मेनी टाइम्स, उसने इंडिया के ऊपर बहुत बार आक्रमण किया और ही प्लंडर्ड करना मीन्स अपने साथ लूट के लेके जाना, जो वृंदावन था, कनौज था, मथुरा था, सोमनाथ था, ये यहाँ के जो टेम्पल्स में जो वेल्थ थी, जो संपत्ति थी, वो अपने साथ वो लूट के चला गया। उसके बाद का जो पॉइंट है अपना नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है Sultanate in the north. In 1175 CE and 1178, Sultan Muhammad Ghuri of Ghur from the Afghanistan invaded India. 1175 CE and 1178 CE. इस वक्त क्या हुआ, अफगानिस्तान का जो राजा है, he invaded India. The name of the king was मोहम्मद घुरी। मोहम्मद घुरी ने अफगानिस्तान का जो राजा था उन्होंने 1175 सी और 1178 इन 2 ईयर में इंडिया के ऊपर आक्रमण किया। ही अपॉइंटेड कुतुबुद्दीन ऐबक। अब जो प्रदेश उसने जीत लिया था, जितना प्रदेश के ऊपर उसने आक्रमण किया था वो प्रदेश उसने जीत लिया था, अब उसके ऊपर वो वहाँ पे तो रह नहीं सकता मोहम्मद घुरी, वो अफगानिस्तान वापस चला गया, लेकिन जो प्रदेश उसने जीता था उस प्रदेश में उसने अपॉइंट किया कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद घुरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को वहाँ पे अपॉइंट किया टू लुक आफ्टर द गवर्नेंस ऑफ कॉन्कर्ड टेरिटरीज इन इंडिया। Later, after death of Muhammad Ghuri in 1206 CE, 1206 में मोहम्मद घुरी की डेथ हो गई। मोहम्मद घुरी ने किसको अपॉइंट किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को, वहाँ पे जो कॉन्कर्ड टेरिटरीज है उसकी देखभाल करने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को वहाँ पे रखा गया था। ऐबक बिगैन टू रूल इंडिया टेरिटरीज अंडर हिज रूल, लेकिन मोहम्मद घुरी के डेथ के बाद जितना भी प्रदेश उसके अंडर में था उसको वहाँ का रूलर वो बन गया। ऐबक who was initially slave became the ruler of Delhi. He died in 1210 CE और 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो गई। Ibrahim Lodi was the last sultan. He made many enemies because of his peculiar temperament. अब इसके बाद जो रूलर था इसमें सल्तनत ऑफ नॉर्थ, इसमें इब्राहिम लोदी वॉज द लास्ट किंग, बट उसका जो स्वभाव था, उसका जो नेचर था वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला था, उसके कारण उसके बहुत सारे दुश्मन इंडिया में तैयार हो गए थे। दौलत खान लोदी द गवर्नर ऑफ काबुल टू फाइट अगेंस्ट द इब्राहिम लोदी, बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी इनटू द बैटल ऑफ, दस द सल्तनत केम टू एंड। अब जो बाबर है, बाबर और इब्राहिम लोदी इनके इसमें युद्ध हुआ जिसमें नॉर्थ इंडिया में जो सल्तनत थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई। नेक्स्ट पॉइंट इज द किंगडम ऑफ विजयनगर। अभी जो नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 2 इंडिया बिफोर द शिवाजी महाराज का, उसका है द किंगडम ऑफ विजयनगर। ड्यूरिंग द रेन ऑफ सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक इन दिल्ली, जो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसका दिल्ली में राज चल रहा था। देयर वेर मेनी रिवॉल्ट्स इन साउथ अगेंस्ट द सेंट्रल पावर ऑफ दिल्ली। इसके अपोज में, मोहम्मद बिन तुगलक के अपोज में, ये दिल्ली का सुल्तान था उस वक्त, साउथ साइड में, इंडिया का जो साउथ साइड है वहाँ पे बहुत सारे रिवॉल्ट्स चल रहे थे। एंड फ्रॉम दिस रिवॉल्ट्स अरोज द फॉर्मिडेबल विजयनगर एंड बहामनी किंगडम्स। और उसी के कारण, उस रिवॉल्ट्स के कारण, अपोज के कारण 2 न्यू किंगडम्स बनाए गए। नंबर 1 इज विजयनगर एंड नंबर 2 इज बहामनी। ये जो 2 किंगडम्स है ये साउथ में बनाए गए जिस वक्त
सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो दिल्ली का सुल्तान था। उस वक्त साउथ में विजयनगर और बहामनी ये दो न्यू किंगडम्स बनाए गए। द ब्रदर्स हरिहर एंड बुक्का फ्रॉम साउथ इंडिया वेर द सरदार्स इन द सर्विस ऑफ दिल्ली सल्तनत। इन्हीं के अंडर में, दिल्ली सल्तनत के अंडर में, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर में हरिहर और बुक्का ये जो दो भाई है, दिस टू ब्रदर्स वेर द सरदार ऑफ दिल्ली सल्तनत। Taking the advantage of instability in south during the reign of Muhammad bin Tughlaq, they founded the kingdom of Vijayanagar in south in 1336. So हरिहर और बुक्का इन्होंने क्या किया, जो इंस्टेबिलिटी चल रही थी, जो रिवॉल्ट चल रहे थे, इसका फायदा लेते हुए, इसका एडवांटेज लेते हुए 1336 सी में एक न्यू किंगडम बनाया साउथ में, जिसका नाम था विजयनगर। सो हरिहर वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ विजयनगर and the founder of Vijayanagar was Harihar and Bukka, जो 1336 में बनाया गया। Then Hampi in today's Karnataka was the capital of this kingdom. विजयनगर की जो कैपिटल थी, सबसे पहली जो कैपिटल है विजयनगर की, जो हरिहर एंड बुक्का ने बनाई थी, वो थी हम्पी, जो अभी कर्नाटका का प्लेस है। हरिहर was the first king of विजयनगर। उसके बाद कृष्णदेवराय ascended the throne of विजयनगर in 1509। इन लोगों के बाद, हरिहर बुक्का के बाद विजयनगर का जो राजा बना वो था कृष्णदेवराय ascended the throne of विजयनगर in 1509 CE। He conquered Vijayawada and Rajmahendri and annexed the region to his kingdom. He was very brave, so उसने क्या किया, विजयवाड़ा और राजमहेंद्री ये दो प्लेस जीते। He defeated the combined forces of armies of the sultans who had united under the leadership of बहामनी सुल्तान मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह से मिलकर बहुत सारे राजा ने इनके साथ आक्रमण करने की कोशिश किया, बट सभी को इन्होंने हराया। During कृष्णदेवराय's reign, the kingdom of Vijayanagar extended from Cuttack in the east up to the Goa in the north, up to the Indian Ocean in the south, and he died in 1530 CE में उनकी डेथ हो गई। कृष्णदेवराय वो स्कॉलर, ये जो राजा था कृष्णदेवराय, ये बहुत ही विद्वान था। एंड ही रोट अमुक्ता माल्यदा, अ तेलुगु कॉम्पेडियम ऑन पॉलिटी। उन्होंने क्या किया, अमुक्ता माल्यदा नामक एक ग्रंथ लिखा जो राजनीति के संबंधित था। The Hajar Ram Temple and Vitthal Temple were built in Vijayanagar during his reign। जब उनका शासन चल रहा था उसी वक्त हजार राम मंदिर और विट्ठल मंदिर, ये दोनों का निर्माण का कार्य उस वक्त हुआ। The decline of Vijayanagar kingdom began with the death of कृष्णदेवराय। जब कृष्णदेवराय का डेथ हुआ उसके बाद विजयनगर जो है इसका पावर कम होने लगा। In 1565 CE at Talikot in present state of Karnataka, there was a battle between Adil Shahi, Nizam Shahi, Qutub Shahi, Binat Shahi on the one side and Vijayanagar on the other side। जो बाकी जो राज सत्ताएं थी इंडिया में, उन्होंने विजयनगर के ऊपर आक्रमण कर लिया। विजयनगर के किंगडम एक तरफ और दूसरे तरफ कुतुब शाही, निजाम शाही, आदिल शाही और बीरत शाही, वो एक तरफ, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। विजयनगर वॉज डिफीटेड, और इसमें विजयनगर की हार हो गई। एंड देयरफॉर द डोमिनेंस ऑफ विजयनगर केम टू एन एंड, और यहाँ पे विजयनगर का जो पावर था वो पावर पूरी तरह से खत्म हो गया। सल्तनत ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक जो दिल्ली का सुल्तान था, उस वक्त मैंने बताया था बहुत ही इंस्टेबिलिटी चल रही थी। उस वक्त दो नए किंगडम बनाए गए, एक था विजयनगर, दूसरा था बहामनी किंगडम। अभी हमने विजयनगर के बारे में देखा, अभी हम बहामनी किंगडम के बारे में देख रहे हैं। While Muhammad bin Tughlaq was still reigning, some of the Sardars in the Deccan rose in rebellion against him. The leader of this Sardar, Hasan Gangu. Hasan Gangu, he was the Sardar of Delhi Sultanate at that time, but he rebelled against him, and the leader of this Sardar is Hasan Gangu, defeated the army of Sultan of Delhi. उसने क्या किया, अपने ही सरदार, वो इन्हीं का सरदार था, लेकिन इंस्टेबिलिटी का फायदा लेते हुए, वहाँ पे जो प्रतिकार चल रहा था उसका फायदा लेते हुए हसन गंगू ने क्या किया, इनके ही आर्मी के ऊपर अटैक कर दिया और एक नया किंगडम वहाँ पे बनाया, न्यू किंगडम नोन एज बहामनी किंगडम, और उन्होंने बहामनी नाम का एक नया किंगडम बनाया। सो 1347 सी जो था उसमें
बहामनी किंगडम बनाया। हसन गंगू वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ बहामनी किंगडम। जैसे हरिहर वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ विजयनगर, वैसे ही हसन गंगू जो था वो बहामनी किंगडम का फर्स्ट सुल्तान था। ही मेड द सिटी ऑफ गुलबर्गा इन कर्नाटका ऑफ हिज कैपिटल। जैसे हम्पी वॉज द कैपिटल ऑफ विजयनगर, वैसे ही गुलबर्गा वॉज द कैपिटल ऑफ बहामनी किंगडम जो कर्नाटका में। मोहम्मद गवान बहामनी किंगडम का ही एक सुल्तान है। मोहम्मद महमूद गवान वॉज द चीफ वजीर ऑफ बहामनी किंगडम। मोहम्मद गवान वॉज द चीफ वजीर ऑफ, ये जो चीफ वजीर था और एक उत्तम प्रशासक जिसे हम कहेंगे, ही वॉज द गुड एडमिनिस्ट्रेटर। ही स्ट्रेंथन द बहामनी किंगडम। ही स्टार्टेड पेइंग द सोल्जर्स देयर सैलरीज इन कैश इंस्टेड ऑफ द थ्रू द लैंड ग्रांट्स। उन्होंने क्या किया, जो महमूद गवान था उसने क्या किया, जो सैन्य थे, जो आर्मीज थी, उनको कैश में पेमेंट करना शुरू कर दिया। पहले क्या था कि अगर कोई आर्मी अच्छा काम करती है, कोई पर्सन अच्छा काम करता है तो उसको लैंड दी जाती थी, उसकी जगह पे उन्होंने उनको कैश पेमेंट देना शुरू कर दिया। ही ब्रॉट डिसिप्लिन इन आर्मी, उन्होंने बहुत आर्मी में डिसिप्लिन लाई। ही ब्रॉट डिसिप्लिन इन द आर्मी। ही इंट्रोड्यूस मेनी रिफॉर्म्स इन द लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ही ओपन द मदरसाज एट बिदर फॉर अरेबिक एंड पर्शियन लैंग्वेज।